आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग या फिर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहली बात हम करते हैं कि जब भी मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहा हूँ, तो आईयूपीएसी के हिसाब से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ही हम समझ लेंगे कि वो रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, कि अगर हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहा हूँ, तो उसका मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमने पीछे बात करी थी। तो इसी प्रकार से हम किसी के रिडक्शन पोटेंशियल को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जाने किसी का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। अभी हमने पीछे बात करी थी तो मैंने ये बोला था कि जब हम कोई सेल लेते हैं, एक सेल इधर ले ली, एक सेल इधर ले ली, इस प्रकार की, सॉरी, एक बीकर इधर ले लिया, एक बीकर इधर ले लिया। अब क्या है कि इसमें किसी एक इधर जैसे कॉपर था, इधर जिंक था, इसमें मेरे को कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है, इस कॉपर की का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मेरे को जानना है, तो वो कैसे जानने, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे जानना है। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को अकेले जिंक का पता करना है कि जिंक का पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है, तो वो जानने की बात कर रहा हूँ मैं। अभी ये जानने के लिए एक बात हमें ध्यान रहनी चाहिए कि हम लोग है ना, किसी अकेले हाफ सेल का पोटेंशियल नहीं जान सकते, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। वी कैन नॉट फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल अलोन। अकेले का हम नहीं जान सकते। अगर किसी का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है, तो उसको हमें किसी के साथ लगाना पड़ेगा, उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तब हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जान सकते हैं। तो ये होगी बात। अब देखिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि ये अपना फॉर्मूला होता था कि ई सेल नॉट, इस नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ई राइट ये भी स्टैंडर्ड है, ई लेफ्ट ये भी स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर मैं ऐसे किसी सेल को कनेक्ट कर दूं, अब मैं पूरी नहीं बना रहा, बस रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। तो ऐसे में सेल को कनेक्ट कर दूं, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के, वोल्ट मीटर कनेक्ट करके मैं ये जान सकता हूँ कि ई इस पूरी सेल का ई नॉट ऑफ सेल क्या है, या ई सेल क्या है, ये तो मैं जान सकता हूँ। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मेरे को ये पता चल गया। अब इन दोनों में से बाकी एक चीज और पता चल जाए तो तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए। हमें ये पता चल गया, मान लो हमने दो बंदों को जोड़ा, और दो बंदों को जोड़ने के बाद हमने ये देख लिया कि उन दोनों के बीच का पोटेंशियल इतना है। अब उन दोनों के बीच का पोटेंशियल जानने के बाद हमें ये तो नहीं पता चलेगा कि कॉपर का पोटेंशियल इतना है और जिंक का पोटेंशियल इतना है। सही बात है। अब क्या है कि अगर हमें ये जानना है कि कॉपर का पोटेंशियल कितना है और जिंक का पोटेंशियल कितना है, तो कोई चीज हमें रिफरेंस में लेनी पड़ेगी। तो रिफरेंस में लेनी पड़ेगी ताकि हम जान सके कि किसका पोटेंशियल कितना है। तो यहाँ पे रिफरेंस जो इलेक्ट्रोड दिया जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जो लिया जाता है वो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेके हम क्या करते हैं, पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉपर लिया और यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दूंगा। तो इससे क्या होगा, इसका हम मान के चलते हैं इसका पोटेंशियल जीरो होता है। इसका पोटेंशियल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का ई नोट हम क्या मान के चलते हैं, जीरो एट ऑल टेम्परेचर। सभी टेम्परेचर पे हम क्या करके चलते हैं, इसका जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसका पता कर, अब देखो ये हमें पता चल गया, इनमें से कोई एक हमने जीरो, मान लो ये वाला हमने जीरो कंसीडर कर लिया, तो क्या हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं, ऑब्वियसली बता सकते हैं। तो ये आइडिया है इसके पीछे कि कैसे हम मेजर करें, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिसका हमें पता करना होगा उसके साथ हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन सेल को कनेक्ट कर देंगे। ये है आइडिया इसमें। अब हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो देखिए इधर मैं लिखता हूँ, ये आप लिख लीजिए, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो भी और भी डिस्कस करेंगे इसमें ही हम आगे। तो देखिए, देखिए तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एस एच ई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, एक बीकर होता है। ठीक है, ये हो गया बीकर। इस बीकर में क्या होता है, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलर हाइड्रोजन क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन है। अब ये एसिड है, तो पानी में क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयंस होंगे और Cl नेगेटिव आयंस होंगे, दो टाइप के आयंस में है। ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब क्या है, इसमें H पॉजिटिव आयन हो गए। अभी हम लोग एक ऐसी इन्वर्टेड ट्यूब होती है एक, इस इन्वर्टेड ट्यूब में यहाँ से एक पाइप लगी होती है, ऐसे ये पाइप होगी। इस पाइप में से यहाँ से आ रही होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आ गई हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे लगा होता है एक वायर, और ये वायर बना है प्लेटिनम का, प्लेटिनम मेटल का वायर बना है। और इसको आगे हम जोड़ देंगे जिसके साथ हमें जोड़ना है, कि जिसका हमें पता करना है। अब गौर देने वाली बात यहाँ पे है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमने एक प्लेट सी बना रखी होती है। ये क्यों बना रखी है उसकी भी डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, और इस प्लेट पे, ये जो प्लेट बनी हुई है, इस पे क्या होता है, ब्लैक प्लेटिनम, या प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक बोलते हैं, प्लेटिनम ब्लैक को कोट किया जाता है, कोटिंग होती है, कवर कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, एक ही बात है। तो ये होता है इसमें। अब ये प्लेटिनम क्यों लिया, यहाँ पे प्लेटिनम क्यों लिया, यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक की कवरिंग क्यों ली, उसकी बात करते हैं। देखिए, अब ये है गैस। अब गैस का तो इलेक्ट्रोड बन नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने होंगे तो कैसे देगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने होंगे तो कैसे देगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वायर छोड़ना पड़ेगा भाई। और वो वायर ऐसा होने चाहिए जो कि किसी के साथ रिएक्ट ना करे। तो प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये इनर्ट मेटल है, इनर्ट है। ठीक है, एक तो रीजन इसका ये है, और दूसरा रीजन क्या है, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, कनेक्टिविटी विटी प्रोवाइड करता है। तीसरी बात इसका क्या फायदा है, ये यहाँ पे प्लेटिनम ब्लैक क्यों लिया, प्लेटिनम क्यों नहीं लिया। अब प्लेटिनम
ब्लैक इसीलिए लिया क्योंकि प्लेटिनम ब्लैक जो है ना थोड़ा खुरदरा टाइप होता है। ठीक है। और खुरदरा होने के कारण इसकी जितनी सरफेस होगी वो पर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे आसानी से जो है H2 एडजॉर्ब हो सकती है। तो प्लेटिनम ब्लैक हमने इसलिए लिया क्योंकि ये खुरदरा होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा और इस पे आसानी से एडजॉर्ब हो सकती है हाइड्रोजन, और जो आगे इसको रिडक्शन करना है, ऑक्सीडेशन करना है, वो कर सकती है। ये इसका आइडिया था। तो इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर हाइड्रोजन टू गेट ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस। ये बात होगी। प्लेटिनम का रोल हमें समझ में आ गया कि क्यों लिया है। ठीक है। यहाँ पे ये जो प्लेटि हाइड्रोजन आ रहा है यह होगा 1 बार प्रेशर पे। क्या होगा ये? 1 बार प्रेशर पे है। ये 1 मोलर था। तो आप ये सारी चीजें लिखेंगे तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप कवर कर देंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है। हाइड्रोजन गैस आती है एट 1 बार प्रेशर। ठीक है। इसमें HCl का सॉल्यूशन होता है। HCl का सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन होती है 1 मोलर। ठीक है। यहाँ पे प्लेटिनम की वायर होती है क्योंकि ये इनर्ट होता है। ठीक है। कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। और जो प्लेटिनम ब्लैक लिया है वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए लिया है। इतनी बात हमने समझ ली। अब होता क्या है इसमें, देखिए। तो हाइड्रोजन, इसके पास H पॉजिटिव भी है और इसके पास H2 गैस भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है। ये aqueous है। तो अगर मैं इसके रिडक्शन की बात करूं तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 बनाएगा। अब देखो H2 बनेगी पर यहाँ पे तो एक ही H है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ। हालांकि ऐसी कोई चीज होती नहीं है दुनिया में कि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का लिया और उसका हाफ कोई दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है। पर मोल की बात कर सकते हैं कि हाफ मोल बनेंगे, अगर ये 1 मोल है तो ये इसके हाफ मोल बनेंगे, ये बात कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात होगी कि इसका रिडक्शन कुछ ऐसे होता है। अगर इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या हो रहा है, H पॉजिटिव, ठीक है, एक्वस आयन कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, H2 में। मैंने बोला था स्टोइचोमेट्री नहीं लिखनी होती यहाँ पे, तो स्टोइचोमेट्री हम नहीं लिखेंगे। अब इलेक्ट्रो यहाँ पे पता है क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। अब H पॉजिटिव का तो इलेक्ट्रोड नहीं बना, सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रोड होगा। अब H2 का इलेक्ट्रोड नहीं है क्योंकि H2 कनेक्ट नहीं कर रहा। इलेक्ट्रोड किसका है, प्लेटिनम का। तो यहाँ पे एक चीज और लिखनी पड़ेगी, प्लेटिनम सॉलिड। ठीक है। तो क्या क्या है इलेक्ट्रोड पे, H2 है और प्लेटिनम सॉलिड है और ये है। ये तो होगी रिडक्शन की बात। ठीक है। यहाँ पे सोल्ट ब्रिज लगाना चाहो तो लगा लो, इधर आ जाएगा एनोड, इस तरफ आ जाएगा एनोड। ठीक है। यहाँ पे ये ब्रिज है और ये है, ये पूरा कैथोड। अगर इसी को आपको लिखना हो एनोड की जगह पे, मतलब इसमें ओ ऑक्सीडेशन, ये क्या हो रही थी, रिडक्शन, ये हो रही थी रिडक्शन। अगर इसमें होने लग जाए ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे, इसका रिवर्स कर दो, प्लेटिनम इधर ले आओ। ठीक है। आपको पता ही होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपस में उल्टे होते हैं, तो इसी प्रकार से ये भी क्या होगा, रिवर्स होगा। ठीक है। तो H पॉजिटिव एक्वस। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा सोल्ट ब्रिज। तो ये होगी एनोड के केस में, अगर ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो इस प्रकार से इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, और रिडक्शन हो रही होगी तो इस प्रकार से इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। ये होगी इसके रिप्रेजेंटेशन की बात।
अभी हमें समझ में आया है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या है, कि जिसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल जानना है उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो अगर मैं जानना चाहता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर हाफ सेल, तो कैसे जानेंगे? देखिए, हम क्या करते हैं कि कॉपर को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है, वो हम करेंगे एंड में। आप तब तक इसको सीख लीजिए ताकि उसका आंसर आपको पहले से ही बताओ। तो हम क्या करेंगे, अगर जिसका भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें जानना होता है, जिस भी आप सेल का पोटेंशियल हमें जानना होता है, उसको हाइड्रोजन के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। अब गौर से देखना भाई, ये कर दिया हमने कॉपर को कनेक्ट, ये हो गया कॉपर सॉलिड। और इसमें हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव आयंस होते हैं और SO4 नेगेटिव आयन है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले 2 लेक्चर्स में इसके बारे में। ठीक है, इसको कनेक्ट करते हैं। तो देखना, कनेक्ट करने के बाद होता है क्या इसमें? इसमें होता ये है कि यहाँ पे हम लगा के देखते हैं, एक दो चीजें लगाते हैं, एक तो वोल्ट मीटर लगाएंगे और एक लगाएंगे गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब वोल्ट मीटर क्या बताएगा हमें? वोल्ट मीटर जब हमने लगाया, तो वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग दी वो बताता हूँ मैं। वोल्ट मीटर हमें वोल्टेज बताता है किसी चीज की। तो इसकी वोल्टेज आई हमारे पास 0.34 वोल्ट। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर में आई रीडिंग, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में क्या आई रीडिंग हमारे पास? गैल्वेनोमीटर ये बताता है भाई करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। तो देखो, इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो थे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में। तो करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो गैल्वेनोमीटर ने क्या बताया हमें कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो कॉपर से H2 की तरफ हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन SHE की तरफ फ्लो रहा है। तो इतनी बात हमें समझ में आ रही है। देखो, गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसे दिखाएगा, इस डायरेक्शन में अगर हम इसको कनेक्ट कर ले तो करंट की डायरेक्शन बता दी। अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता है तो हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? ऑब्वियसली बता सकते हैं, हाइड्रोजन की सेल से कॉपर की सेल की तरफ होगी ये। अब गौर करने वाली बात यह है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हाइड्रोजन सेल से कॉपर सेल की तरफ। सही है। अब गौर से देखना, अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कॉपर की तरफ, तो हाइड्रोजन लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या कर रहा है? लॉस। और ये गेन। अगर ये गेन कर रहा है तो इस पे क्या होगा? ये क्या होगा? कैथोड। और ये एनोड। ठीक है, अब गौर से देखना भाई, इसमें क्या होगा? देखो, ये एनोड पे है तो ये क्या करेगा? H2 जो गैस है वो टूट के देगी 2H पॉजिटिव, ये एक्वस बनेगा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी प्रकार से कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cu2 पॉजिटिव गेन करेगा, Cu गेन नहीं करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये पिछले 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया भाई ये। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। अब गौर से देखें यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हमने बताया कि यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसको पहचान रहे हैं, किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है। कौन मदद करेगा इसको पहचानने में? हमारी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बताएगा कि किस में रिडक्शन, किस में ऑक्सीडेशन। और इसके द्वारा हम ये बता देंगे कि आगे क्या होगा आगे।
ठीक है। अब गौर से देखना भाई, हमें ये पता चल गया वोल्ट मीटर ने ये दी रीडिंग, वोल्ट मीटर ने ये रीडिंग दी, तो इसका मतलब है ये हमें बता दिया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, और डिफरेंस को ही हम कहते हैं ई नोट ऑफ सेल। ठीक है, ई नोट, नोट कब लगेगा, जब यहाँ पे भी कंसंट्रेशन Cu2 पॉजिटिव की 1 मोलर है और इधर HCl की भी 1 मोलर है, तब नोट लगा है। अगर ये कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगी तो यहाँ पे नोट नहीं लगेगा, ये गौर से आप समझ लेना बात को। ठीक है, अब देखिए, इतना हमें पता चल चुका है। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं अब, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, अब गौर से देखना, इसकी वैल्यू हमें पता चली वोल्ट मीटर से 3.4 वोल्ट। इसकी देखो राइट में कौन पता चल गया, कॉपर। तो कॉपर क्या है, ई ऑफ Cu2 पॉजिटिव, यही हमें पता करनी है, Cu माइनस में ये लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में है हाइड्रोजन की सेल, और हाइड्रोजन की सेल में का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है हमें वैसे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम क्या मान के चलते हैं, हमने पहले बात करी थी अभी, कि इसका पोटेंशियल हम हमेशा जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल जीरो मान के चलेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, ये इसको जीरो मान लिया, तो यहाँ पे ये जीरो, तो ये किसके इक्वल बच गया, इसके। तो ई नोट ऑफ Cu2 पॉजिटिव से Cu इज इक्वल टू आ गया 0.34 वोल्ट। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो कॉपर का हमने ऐसे पता किया है। ठीक है, अब गौर से देखें ना यहाँ पे, तो गौर से ये समझ में आ रहा है हमें कि अगर मैं हाइड्रोजन को कॉपर के साथ छोड़ दूं, तो हाइड्रोजन जो है कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती। बाकी हाइड्रोजन जो है ना दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकती है, दूसरी मेटल्स को, जैसे Zn हो गया या कोई और मेटल होगी, उनको ऑक्सीडाइज कर सकती है, पर कॉपर को नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, ये हमने कनेक्ट करके देख लिया। यहाँ पे कॉपर के साथ कनेक्टेड थी H पॉजिटिव भी और H2 भी। ठीक है, पर कॉपर के साथ कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पे ये H2 या ये जो ये है H पॉजिटिव, सॉरी H पॉजिटिव उससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाई। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेती तो इसका उल्टा होता, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलके ये बनता, ना कि ये होता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग Cu में HCl डालते हैं, तो ये HCl Cu का क्या है, ऑक्सीडेशन नहीं करा पाता, पर Cu का ऑक्सीडेशन इस केस HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 अगर डालते हैं इसमें तब हो जाता है। तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव इसका ऑक्सीडेशन नहीं कराता, यहाँ पे ये नाइट्रेट आयन इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। ये बात आप गौर से समझ लेना, क्योंकि आगे फर्दर जब हम पढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन आता है, तो ये यहाँ से क्लियर होता है क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक अगर हमें जानना हो, जिंक की हाफ शेल का अगर हमें जानना हो, तो वो कैसे जान सकते हैं। तो इसको साफ कर देता हूँ मैं एक बार, देखिए। जिंक का जानना होगा तो जिंक को हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ में। यहाँ पे कौन कनेक्ट होएगा, जिंक। तो जिंक को बना देते हैं, देखिए गौर से, यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है जिंक को, ये हो गया, ये हो गया, ये जो इलेक्ट्रोड लिया है वो जिंक का ले लिया, क्योंकि अब हम जानना क्या चाह रहे हैं, अब जिंक का हाफ शेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, हमें आपको पता ही होगा ये बात कि यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव और SO42 नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये जिंक का हाफ शेल है, तो इसमें हम लेते हैं ZnSO4 का एक सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर होगा तो इसका जो पोटेंशियल निकलेगा वो स्टैंडर्ड निकलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब
अब समझते हैं, जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं और गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, वोल्ट मीटर लगाएंगे ना, वोल्ट मीटर लगाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.76 वोल्ट, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या देगा, वैनोमीटर, ये डायरेक्शन ऑफ करंट देता है ना, तो करंट की डायरेक्शन जो देगा ये देगा H2 से, H2 से जिंक की तरफ, ठीक है। मतलब जिंक की सेल से, सॉरी, H2 की सेल से जिंक की तरफ होगा। तो कहने का मतलब ये है, इसकी डायरेक्शन अब अपोजिट हो जाएगी पहले वाले से, ठीक है। तो अब ये उस डायरेक्शन में देगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये जो गैल्वेनोमीटर ने दी है उस डायरेक्शन में, ये तो करंट की होगी ना डायरेक्शन, ये किसकी ये डायरेक्शन है, करंट की। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन की जाननी हो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी होगी, जिंक से H2 की तरफ, ठीक है। ये होगी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमें काम आएगी आगे। देखो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो हमें पता चली है, इसमें क्या है, ये बता रहा है कि Zn लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन और ये गेन कर रहा है। जो गेन कर रहा है उसमें होगा रिडक्शन, और जो लॉस कर रहा है वो उसमें होगा ऑक्सीडेशन। ये आप बिल्कुल सपने में भी याद रखा करो, ठीक है, सपने में आनी चाहिए आपके बातें, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, ये लॉस करेगा तो इसमें क्या होगा, जिंक सॉलिड अगर लॉस कर रहा है तो Zn2 पॉजिटिव है, बस ऑब्वियसली बन रहा होगा, और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कुछ बन रहा होगा, ये चीज हो रही है। ये हमने ये चीज किसने बताई है हमें, गैल्वेनोमीटर ने बताई है। तो गैल्वेनोमीटर ने बताया कि जिंक में क्या हो रहा है, जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये किस पे हो गया, एन नोड पे। अच्छा जी, हाई H पॉजिटिव में क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर इसमें रिडक्शन हो रहा है तो ये किस पे हो गया, कैथोड पे। वेरी गुड, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आई। अब आगे देखें अगर हम, तो देखिए, इसकी ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं ई नोट ऑफ सेल। वो कैसे निकलेगी, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, सही बात है। अब देखो, राइट में कौन है, जिसमें जो रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है। राइट में क्या होगी, हाइड्रोजन, और इसका मान कितना चलते हैं, 0, ठीक है। अच्छा जी, लेफ्ट में कौन है, जिंक। जिंक का हमें निकालना है, ठीक है। ये कितना है ये हमें पता करना है, और इसका हमें पता चली गया कि ये हमारा आया था वोल्ट मीटर पे। तो अब मैं अप्लाई करता हूँ इसमें, देखिए क्या होगा, 0.76 वोल्ट इक्वल टू, ये इक्वल है, ये तो 0 हो गया, तो माइनस का ई लेफ्ट, ई लेफ्ट पे कौन है, माइनस का लेफ्ट पे कौन है, Zn है, ठीक है, Zn है। तो Zn का रिडक्शन पोटेंशियल देखो, यहाँ पे जो लिया होता है, यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल होता है, यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल होता है। जब भी मैं फॉर्मूला की बात करता हूँ, ये बात आपको हमेशा बताता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है बात। तो ये हो गया। अब देखो, इसको माइनस के साइन को इधर ले आते हैं तो क्या बचा, ए नोट Zn2 पॉजिटिव प्लस Zn सॉलिड, ये आ गया माइनस के 0.76 वोल्ट। अब फिजिकली रियलिटी में तो ये जिंक का पोटेंशियल ऐसे निकलता है, पर ये है ना, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रखा है, और कंफ्यूज करने से आपके हो जाते हैं बेटा जी डाउट, ठीक है, कि ये कैसे हुआ। अब मैं बताता हूँ क्या दे रखा है उसमें, एनसीईआरटी की बुक में क्या दे रखा है, वो आप देखिए। ये समझ में आया कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे पता करते हैं कि जिंक का कितना है, ठीक है, और कॉपर का कितना है, बाकियों का भी हम ऐसे ही पता करते हैं।
हमारे में ये दो मेनली हैं, तो इसको कर रहे हैं। अब देखिए क्या है कि आपके एनसीईआरटी बुक में ये दे रखा है कि उन्होंने मान रखा है कि एन नोड पे उन्होंने खुद से मान रखा है एस एच ई, कि एस एच ई में एन नोड है, या फिर ये कह लो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये उन्होंने कंसीडर कर रखा है। दूसरी बात, कैथोड पे उन्होंने मान रखा है जिंक की सेल को, जिंक की आप सेल को, ठीक है, ये हो गया, इसमें रिडक्शन हो रहा है, ये उन्होंने मान रखा है। ऐसा मानते हुए उन्होंने ई नोट ऑफ सेल जो निकाला ना, ई नोट ऑफ सेल दे रखा है कि ई नोट ऑफ सेल आया इन दोनों की सेल का माइनस के 0.76 वोल्ट। और आगे आप पढ़ोगे कि ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ये एनसीईआरटी में ही आगे दे रखा है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसने नेगेटिव दिया क्यों? सही बात है। अच्छा जी, अब आप क्या समझ सकते हैं, अगर नेगेटिव वैल्यू लिखी है, ई नोट की नेगेटिव वैल्यू लिखी है, इसका मतलब वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये बात गौर से समझ लेना, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब इसकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखनी हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, कि जो हमने एनोड कंसीडर किया है वो कैथोड होगा, और जो कैथोड कंसीडर किया है वो एनोड होगा। जो कि गौर से देखना, हमने कंसीडर क्या किया था, हमने मतलब एनसीईआरटी बुक ने कंसीडर क्या किया था, एनोड पे क्या है, हाइड्रोजन की सेल, ये कंसीडर किया था। पर ये करते करते हमने क्या देखा, ये नेगेटिव ई नोट आ रहा है। नेगेटिव मतलब ये नहीं हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। इसका उल्टा क्या, कि एस एच सी ऑक्सीडाइज ना होके रिड्यूस हो रहा है, और ये देखो रिड्यूस ही हो रहा है हाइड्रोजन, और कैथोड पे जिंक रिड्यूस ना होके क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्योंकि ये देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सच होता, इफ दिस करेक्ट, अगर ये करेक्ट होता तो ये नेगेटिव में वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। नेगेटिव में आई तो मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जब डेल्टा जी आपको पढ़ाऊंगा, गिब्स एनर्जी जब पढ़ाऊंगा, तो और ज़्यादा डिटेल में इसको बताऊंगा क्यों नहीं हो सकती वो, हम स्पेशली एक फॉर्मूला है तब बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए जानो कि एनसीईआरटी में ये चीज़ गलत दे रखी है, ये रियलिटी में ये ना हो के कुछ ऐसे हम निकालते हैं इसको, ठीक है। तो इतनी बात हम कर चुके हैं, तो आगे और बात करनी बाकी है अभी। अब अगर हमें ये पता करना हो कि कॉपर और जिंक की रोड को आपस में कनेक्ट करें तो उसका ई सेल कैसे निकले, तो वो बहुत सिंपल है। अभी हमने ये जान लिया कि कॉपर और जिंक का कितना है। अब हम ये जानते हैं कि जिंक और कॉपर को कनेक्ट करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए, मान लो ये अपनी जिंक की सेल जो है कनेक्टेड है किसके साथ, कॉपर के साथ। ये बैकवर्ड है, यहाँ पे कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा जी, ये सॉलिड होगी। इस सेल का पोटेंशियल अगर हमें जानना हो तो हम कैसे जान सकते हैं, देखिए यहाँ पे अभी हमने जाना कि ई नोट ऑफ जेड एन टू पॉजिटिव एक्वस से, एक्वस को लिखना अभी रहने देते हैं, से ये जो वैल्यू आती है वो इतनी आती है, ठीक है। सिमिलरली अभी पीछे ही हमने जाना कि अगर ये कॉपर के लिए है तो कॉपर के लिए ये आई थी अभी इतनी, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमने ये देखा कि जो राइट में लिखा है, जो राइट में लिखा है, ठीक है, और जो लेफ्ट में लिखा है, ठीक है, उसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। ये दोनों, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप ये देख ले कि यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है। नहीं, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता हुआ हुआ अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता होगा तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर और दूसरा फॉर्मूला लगेगा, उसकी बात भी करेंगे अभी।
तो देखिए यहाँ पे 2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज मतलब रिडक्शन। सिमिलरली 2 से 0 हो रही है तो डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल है और ये सही है। तो यहाँ पे राइट में क्या है, राइट में है कॉपर, कॉपर की वैल्यू रखेंगे 0.34, और लेफ्ट में है जिंक, जिंक की वैल्यू रखेंगे -के 0.76 वोल्ट। ये पूरा का पूरा सोल्व करके हमने पहले भी किया है, इतने वोल्ट आता है। ई नोट ऑफ सेल हम ऐसे निकालते हैं। अब मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ, मान लो आपको ये पूरी ही की पूरी लिख के और आपको ये वाली वैल्यू ना दे के आपको दूसरी वैल्यू दे दे, ये लिख दें कि इस पूरे की जगह पे जो देंगे वो बता रहा हूँ, ये वाली दे के और ये कहते हैं कि आपके पास ई नोट Zn से लेके Zn2 पॉजिटिव की वैल्यू है 0.76 वोल्ट, और ई नोट Cu2 पॉजिटिव से Cu सॉलिड की वैल्यू है 0.34 वोल्ट। अगर ये दे दें तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 0 से +2 जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन, मैंने बोला था ना इन ऑक्स, इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे 2 से 0 जा रही है तो इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। इसको हमने याद किया था डी री, डिक्रीज हो रहा था रिडक्शन, इंक्रीज हो रहा था ऑक्सीडेशन, ये हमने किया था। अब अगर ये हमें ऐसे दे रखा हो, इस प्रकार से अगर ये हमें दे रखा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे बनाए। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो ये, इसका मतलब ये है, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे Zn सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। इसका जो ई नोट सेल है वो है 0.76 वोल्ट। अब एक बात ध्यान रखना, अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करता हूँ, रिएक्शन को रिवर्स करता हूँ तो क्या होगा, ई नोट मतलब ये जो अपना पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये बात आपको साइन ठीक है लिख लेता, साइन आ जाएगा, ठीक है। अब वो क्यों, वो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, ठीक है, ऑक्सीडेशन की वैल्यू अगर इतनी है तो रिडक्शन की वैल्यू बिल्कुल उल्टी होगी। जितनी ऑक्सीडेशन की वैल्यू पॉजिटिव में हो उतनी वैल्यू नेगेटिव में होगी। तो अगर ये उल्टा हो जाए तो कुछ ऐसे होगा, जिंक सॉलिड, ठीक है। इसके ई नोट की वैल्यू अब होगी 0 पॉइंट माइनस के 0.76 वोल्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो ऐसे बनेगा ये, अगर हमें ऑक्सीडेशन दिया है तो ऑक्सीडेशन का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को रिवर्स कर दो और इसके सामने माइनस का साइन लगा दो, बस इतना सा काम है, रिडक्शन पोटेंशियल बनाना है तो, ठीक है। तो इसका ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसका अगर आपको रिडक्शन बनाना है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको बनाना है तो क्या है, आप इसको करोगे ई नोट, इसको रिवर्स कर दो, Zn2 पॉजिटिव से Zn, ये रिवर्स हो गया तो इसके सामने भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा, नेगेटिव 0.76 वोल्ट। इसी चीज के बारे में मैंने ये लिखा था, ठीक है। अगर रिएक्शन उल्टी होगी तो माइनस का साइन
लग जाएगा, इतना बात ध्यान रखें। अगर ये नेगेटिव हो गया तो वापस से अपनी वैल्यू यही बन गई जो हमें दे रखी थी। ये भी रिडक्शन मिल गया, ये भी रिडक्शन मिल गया। अब दोनों का रिडक्शन पुट करके सीधा सा निकल जाएगा। पर आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि दोनों रिडक्शन वैल्यू होनी चाहिए। अगर रिडक्शन नहीं है तो रिडक्शन बनाओ, फिर इस फॉर्मूले में पुट करो। ठीक है। वैसे तो दूसरा फॉर्मूला भी होता है, पर 2-3 फॉर्मूले याद करके आप गलत कर दो क्वेश्चन को। तो सीधी सी बात ये है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा तो ठीक है, नहीं दे रखा तो रिडक्शन पोटेंशियल बना लो इसका इस्तेमाल करके, और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है। जो भी इस लेक्चर में हमने पढ़ा है उस पे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। एक तो 3.1 और एक 3.2। ठीक है। एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ना ही जेई में। नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन आएंगे वो वहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg2 पॉजिटिव से Mg। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करोगे आप, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसको आप कैसे करोगे? तो मैं जब करा रहा था तो तब मैंने बताया था, देखो जैसे जिंक का पता किया ना, वैसे ही इसका पता करना है, या फिर जैसे कॉपर का पता किया वैसे ही इसका करना है। तो हम क्या कहेंगे कि वी कैन नॉट कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल अलोन। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी रिफरेंस सेल के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे विद हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। जो आंसर में लिखना है वो आपको ये बोलना है कि इसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे, और उसमें ई सेल की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, इलेक्ट्रोड की वैल्यू पता चल जाएगी। अब ई सेल की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो उसको हम डाल लेंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन सेल मान लेंगे, हाइड्रोजन जन सेल, और जो भी हाइड्रोजन सेल मानेंगे तो उसका ई सेल ई नॉट एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसकी वैल्यू 0, और इसकी वैल्यू हमें वोल्ट मीटर से पता चल जाएगी, वोल्ट मीटर से पता चल जाएगी। तो बचा ये 0, तो ये इक्वल आ गया वोल्ट मीटर की जो वैल्यू आई है। ठीक है। तो ऐसे इसका कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, नो। ऐसा क्यों, क्यों स्टोर नहीं कर सकते? अब देखना, गौर से देखना भाई। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ जिंक का पॉट और इसमें डालता हूँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, यहाँ पे डाल दिया कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है। अब कॉपर सल्फेट जो है वो आयन देगा Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, 2 आयन देगा। और ये इलेक्ट्रोड है, सॉरी ये पोर्ट है जिंक का। अब गौर से देखना भाई, जो जिंक है वो कॉपर 2 पॉजिटिव की प्रोक्सिमिटी में इसके साथ में जब होगा तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप हो जाएगी। ठीक है। इनके बीच में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप होने के कारण क्या होगा, जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बना लेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेवलप होने के कारण हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। और ये देखो, ये ऐसा ये आयन बनाएगा ना, तो ये इसमें क्या होगा, डिसोसिएट, यहाँ पे ये पिघलता रहेगा धीरे धीरे, इसमें छेद हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। ये आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करते हैं। ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिलती रहें, और आपका जेई के क्वेश्चन भी आपके लेक्चर के साथ में हो जाए और एनसीईआरटी भी कवर हो जाए। अच्छा जी, एक बात जो नीट की है, नीट की बुक
अभी मेरे को लॉकडाउन होने के कारण मेरे पास नहीं है, एक्चुअली थी, वो मेरे स्टूडेंट के पास है। तो नीट के क्वेश्चन जो भी हैं वो मैं, जब भी मेरे पास बुक अवेलेबल होगी तो मैं उसको सोल्व करके डाल दूंगा। तब तक के लिए आप जेई के क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर कर लें।